पिछले कुछ दिनों में वोट चोरी की कहानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी रही है हमारे देश में। और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा में कभी भी ऑपोजिशन ने इतना सटीक वार, इतना बड़ा एक वार सिस्टम के ऊपर नहीं किया था, जिससे पूरा सिस्टम अभी हिल चुका है, डगमगा चुका है और पूरी कोशिश कर रहा है हिट बैक करने के लिए। अगर आपको वोट चोरी की स्टोरी नहीं मालूम है तो हमारा प्रीवियस एपिसोड देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की थी हमने कि राहुल गांधी ने आखिर किया क्या है, कांग्रेस ने आखिर किया क्या है और यह इतना सटीक निशाना क्यों था। क्योंकि महादेवपुरा में जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन लगाकर 6 महीने लगाकर पूरा टीम लगाकर यह बात सामने आई कि 1 लाख से ज्यादा वोटर एक कंस्टिट्यूएंसी में ऐड किए गए थे और इत्तेफाकन 1 लाख वोट बीजेपी को भी ज्यादा मिले। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तरफ ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन किस तरीके से गलत वोटों को ऐड करने की परमिशन देता है और दूसरी तरीके से क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि विक्ट्री मार्जिन भी एडेड वोट्स के तरह ही था। ये ऑब्वियसली ये स्टोरी पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एलिगेशन तो एक है, अब उसके बाद डीएमके फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ आती हुई दिख रही है, ओपनली सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं। स्टालिन जब कहते हैं कि भाई बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक पोल रिगिंग मशीनरी बना दिया है, अब शायद स्टालिन को भी बोलेंगे कि आप भी लिखित में दीजिए, आप भी अंडर ओथ दीजिए अपने सारे एलिगेशन। लेकिन क्लियरली डीएमके का ऑन रिकॉर्ड रिटन स्टेटमेंट यह है कि जो भी बंगलुरु में हुआ, जो भी महादेवपुरा में हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं था, यह कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी था लोगों का मैंडेट चुराने के लिए, इलेक्शन चोरी से जीतने के लिए। और इसीलिए डीएमके ने बोला है और दूसरी अब इंडिया ब्लॉक की पार्टीज भी बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को मशीन रीडेबल वोटर रोल रिलीज करना होगा, जिससे लोग इसका एनालिसिस कर पाए। पॉलिटिकली ये जो ड्रिवन डिलीशन है कि आप जानबूझकर कुछ वोट्स को काट रहे हो, डिलीट कर रहे हो, याद रखिए ये उस समय आ रहा है जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रही है ना 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 65 लाख वोटर्स हमने डिलीट कर दिए बिहार में, लेकिन लिस्ट हम आपको नहीं देंगे, कागज हम आपको नहीं दिखाएंगे। और यह भी मांग की जा रही है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब किया जाए कि किस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब देखिए, आप जिस पक्ष में हो, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, एक बात तो साफ है। और इन इमेजेस से पिछले 2 दिनों में जो हमने देखा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, कांग्रेस, इस तरीके से इंडिया ब्लॉक कभी भी एक साथ नहीं आया था एक मुद्दे पर। हाँ ठीक है, राहुल गांधी ने ऑब्वियसली मार्च वगैरह किया था, लेकिन यात्रा से बहुत ज्यादा है जब ऑपोजिशन सरकार को कटघरे में डाल सके, जब सिस्टम से सवाल उठा सके। और एक बहुत बड़ा सवाल इन सारे प्रोटेस्ट से उठ रहा है और वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहा है। पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करते हुए सब जो नेतागण हैं, जिस तरीके से उन्हें रोका गया, जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से उन्होंने स्लोगनिंग की, जिस तरीके से ये पिक्चर और इमेजेस जा रही हैं पूरे देश भर में, उससे एक चीज तो दिख रहा है कि ऑपोजिशन किस तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। इंडिया ब्लॉक जिसे लोग मरा हुआ कह रहे थे, उन्होंने कम से कम इतने दिनों बाद, 1 साल से ज्यादा बाद, उन्होंने एक मुद्दा तो ऐसा पकड़ा है जो उन्हें यूनाइट करती है, सरकार के खिलाफ लाती है। और इसमें क्रेडिट जरूर जाता है कि महादेवपुरा का जो रिसर्च था, जो खुलासा किया गया था, एक्सपोजे जो किया गया था, वो इतनी अच्छी तरीके से किया गया था जिसका तोड़ अभी तक सिस्टम को नहीं मिला है, आईटी सेल को नहीं मिला है, गोदी सेल को नहीं मिला है। वो बातें, ये एलिगेशंस जो हैं, उन्हें झूठा साबित नहीं किया गया है। उधर मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग वर्चुअली भीख मांग रहे हैं अभी राहुल गांधी से कि नहीं नहीं, आप इसको एफिडेविट, इसको आप अंडर ओथ, इसको आप कोर्ट के अंदर ले आओ। और रूल 23B साइट किया जा रहा है अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शंस रूल। तो भाई इससे सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को अंडर ओथ जाना चाहिए या नहीं। इस बात को लेकर काफी गहमा गहमी है। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को फाइनली कटघरे में खड़ा कर दिया है, कॉर्नर कर दिया है, जिसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन भी ढूंढ रहा है। और ये जो वोट चोरी का जो एलिगेशन है, क्या अब हम ये बात माने कि यह साबित हो चुका है, बहुत धांधली, बहुत गड़बड़ी हो रही है। और अगर यह साबित हो रहा है तो क्या 4 साल में, और खासकर कि असेंबली इलेक्शन बिहार भी आने वाला है, लेकिन अगले 4 सालों में क्या हम देखेंगे कि इतना प्रेशर आ पाएगा ऑपोजिशन के तरीके से तरफ से कि सिस्टम पूरा बदल सके। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए आपको यह एलिगेशन को 2 भाग में डिवाइड करना होगा, थोड़ा पॉलिटिक्स भी साइड में रखना होगा, क्योंकि यह देश के बारे में बात हो रही है। एक जो सवाल है वो तो डेफिनेटली आप पॉलिटिक्स साइड में रखकर डिस्कस कर सकते हो। क्या इलेक्शन कमीशन ने
इस इलेक्शन कमीशन, इससे पहले वाले इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस के अंडर इलेक्शन कमीशन, क्या उन्होंने वोटर लिस्ट को कॉम्प्रोमाइज होने दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन अपने ड्यूटी में फेल हुई है? यह वाला जो भाग है जहां एक वोटर का अधिकार, जहां फ्रॉडुलेंट वोटिंग हो रही है, यह हर पॉलिटिकल पार्टी को इंपैक्ट करेगी। तो पहले यह समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या इलेक्शन कमीशन यह बीजेपी के लिए कर रहा है? इज द इलेक्शन कमीशन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सॉर्ट्स ऑफ द बीजेपी, जो एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले तो यह बात साइड में कर देते हैं कि क्या सिर्फ कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन से दिक्कत हो रही है? दिक्कत हर विपक्षी पार्टी को इलेक्शन कमीशन से होती आई है। अभी कांग्रेस को हो रही थी, एक टाइम पर बीजेपी को भी होती थी, एक टाइम पर नरेंद्र मोदी को भी होती थी। अगर नरेंद्र मोदी की बातें इलेक्शन कमीशन ने सुन ली होती तो आज यह हालत ना होता। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो, यमुना बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी एक टाइम पर काफी खफा रहती थी। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो बीजेपी ने ईवीएम के बारे में किताबें भी लिख कर रखी हैं। लेकिन अब जो पार्टीजन नेचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन है वो और भी इंट्रेंच्ड हो गया है, वो और भी गहरा हो गया है। अब इससे ये बात तब समझ में आती है जब इलेक्शन कमीशन डेटा शेयर करना नहीं चाहती है। अरे भैया, जब इलेक्टोरल डेटा पूछा गया, जब राहुल गांधी ने इलेक्टोरल डेटा माना तो साल के शुरुआत में देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा क्यों चाहिए? अंकल बोले क्यों चाहिए, क्या करोगे ये सब डेटा लेकर? अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see why does he want it? अरे सर, पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, उन्हें देखने दो किस चीज पर वोटिंग हो रही है। वो लिस्ट लेकर उस पर भंगड़ा करे, डांडिया करे, आपको क्या है भैया? आपका काम है लिस्ट मुहैया कराना, वो आपने किया नहीं। और इसी सीक्रेसी के वजह से हम तुम्हें देंगे नहीं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम डेटा तुम्हें नहीं देंगे, इसी वजह से आज यह हालत हो गई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस टीम मिलकर 1 लाख फ्रॉडुलेंट वोटर्स को एक्सपोज करते हैं। एक घर में 80-80 लोगों को बाहर निकालते हैं। मल्टीपल एपिक कार्ड्स जो लोगों के पास है, इलेक्टोरल वोटर कार्ड्स हैं, वो निकालते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने बात सुनी होती, अगर इलेक्शन कमीशन ने डेटा शेयर किया होता तो यह हालत ना होती। अब हुआ यह है कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद कुछ ही दिनों में बहुत सारी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिससे धांधली जो है, हमारी वोटर लिस्ट में जो धांधली है, हमारे इलेक्टोरल रोल्स के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो सामने आ चुका है। यह देख लीजिए, सुषमा गुप्ता, अरे भैया 6 बार वोटर लिस्ट में आ रही है, पालघर में, महाराष्ट्र में 6 बार वोटर लिस्ट में आ रही है। 1-2 जगह नाम इनकरेक्ट है, लेकिन फोटो, हस्बैंड नेम, एज एटसेट्रा सब कुछ सेम है। वो भी 1 बार वोटर लिस्ट में अलग अलग एपिक नंबर। तो इसका मतलब है इलेक्टोरल रोल के साथ काफी ज्यादा धांधली हो रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। मिंता देवी ने तो पूरा कॉमेडी शो ही बना दिया है। ओल्डेस्ट वोटर एंड ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन ने हमारे लिए ढूंढ के निकाला है, 125 इयर्स ओल्ड। अभी तो गुहार ये लगा रही है ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन भैया ढूंढ के दिखाइए मिंता देवी कहां है, मिंता देवी को सामने लाओ। अरे भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां बन गया है। फ्रेंच वुमन जो ओल्डेस्ट थी अभी तक, जॉन लुइस क्लेमे, वो 122 इयर्स में उनका देहांत हुआ था 1997 में। और हमारे पास तो जीता जागता 125 ईयर ओल्ड महिला है, ओल्डेस्ट लिविंग। अब बताइए, अगर इतनी मजेदार चीज है तो ऑपोजिशन ने भी सोचा अच्छा है, इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। प्रियंका गांधी मिंता देवी की टी शर्ट पहनकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो क्लियरली ये थोड़ा सा फनी भी हो गया है, लेकिन ट्रेजिक अगर इतना ना होता तो फनी होता। और ट्रेजेडी इसीलिए है क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ये चीजें छुपाने की कोशिश करेगी और ऐसी ऐसी धांधली सामने आएगी तो लोग पीछे जाएंगे और इलेक्शन रिजल्ट्स को खंगालेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 को खंगाले जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में देख लीजिए क्या हुआ था। बीजेपी की थिन मेजॉरिटी से जीत हुई थी 2024 में। 2700 वोट से बीजेपी ने इलेक्शन जीता। लेकिन सच तो यह है कि 32,000 वोट्स को वहां डिलीट किया गया था। और जहां डिलीशन है
वो देखिए कितनी स्ट्रेटेजिक एरिया में है। अलीगंज असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में डिलीशन हुआ था, जहां मैक्सिमम शेयर ऑफ यादव एंड मुस्लिम वोटर्स रहते हैं, जो कि 30% इलेक्टोरेट के बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डिलीशन से क्या गैप को नैरो डाउन किया गया था। इलेक्शन में हार जीत का फैसला इसी चीज से हुआ था। मेरठ में बीजेपी अगेन थिन मार्जिन से जीतती है। वहां 2 बूथ्स न्यूज लॉन्ड्री ने एक्सपोज किया, 27% फेक वोटर्स वहां से निकले। एड्रेस की बात है ना, हर जगह आपको आधार, आपको प्रूफ मांगा जाता है। यहां देखिए, एड्रेस के नाम पर उत्तर प्रदेश एड्रेस है, झुग्गी एड्रेस है, नया एड्रेस है। मेरठ में 61,000 से ऊपर वोटर्स को डिलीट कर दिया गया था। 1 लाख वोटर्स ऐड कर दिए गए थे। 61,000 डिलीटेड, 1 लाख एडेड। हुआ क्या, बीजेपी के अरुण गोविल ने समाजवादी पार्टी के सुनीता वर्मा को 10,000 वोट से हरा दिया। अब हम ये नहीं कह रहे कि इसी वजह से हुआ था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो ये सारे सवाल जरूर उठेंगे। और बात 2024 में खत्म नहीं होती है। जो धांधली हो रही है अब वो 2025 में भी दिख रही है। देखिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने क्या कर दिया, वाल्मीकि नगर में खुलासा कर दिया। बिहार में क्या हो रहा है, 5,000 डबल और डूबियस वोटर्स आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से एंट्री कर रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन के इतने बड़े पूरा खुलासा, सफाया, एसआईआर करने के बाद यह बात सामने आ रही है कि जिन लोगों के पास वोटर कार्ड उत्तर प्रदेश में था, उनको इलीगली इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट किया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड वोटर्स लिस्ट में, बिहार में वाल्मीकि नगर में। ऐसा कैसे हो गया, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह इंफॉर्मेशन कैसे बाहर निकाल दी। साफ साफ बात है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड या एपिक नंबर 2 स्टेट में 2 इलीगल हो ही नहीं सकते हैं। यह इलीगल चीज होती है, यह रॉन्गफुल वोट अलाउ कर सकती है, यह देश के कानून के खिलाफ है। लेकिन सोचिए, एक कंस्टिट्यूएंसी में 5,000 लोग ऐड हो जाते हैं बगल वाले स्टेट से। क्या कहेंगे इस पर। और बात यही भी खत्म नहीं होती है, अब धीरे धीरे पूरा काला चिट्ठा खुल रहा है। जिस एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन इतने चोर से बोल रही थी कि नहीं हमें यह डेटा चाहिए, हमें यह पहचान पत्र चाहिए, हमें यह रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, हम इसके लिए आधार नहीं लेंगे, उसकी सच्चाई अब सामने दिख रही है। यह बेसिक चीजें हैं। एसआईआर रोल्स दिखा रही हैं कि करीबन 3 लाख वोटर्स हैं जिनका हाउस नंबर 0 है। यह मैं पुरानी वोटर लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट जो प्रिपेयर हुआ है उसमें करीबन 3 लाख लोगों के हाउस नंबर 0 है। ये क्लीन अप अगर ऐसा करोगे, उसके बाद डॉट्स एज नेम, माने नाम की जगह एक बिंदु है। अब ये बिंदु भी क्या ईवीएम का बटन दबाएंगे? एक घर में 80-80, 60-60 लोग मिल रहे हैं। इतना बड़ा आपने खुलासा किया। और इलेक्शन कमीशन ने, बाय द वे, ये कोई नई चीज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मार्च के महीने में कहा था हमें 3 महीने दीजिए, हम ये सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोटर्स का मामला खत्म कर देंगे। लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कोई खात्मा नहीं हुआ है। ये पूरी धांधली अभी भी चल रही है। और धांधली कितनी बड़ी हो सकती है वो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस चीफ अजय राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा लड़ा था 2024 में, उनका कहना है कि भैया वाराणसी के लोग तो इस बात से बहुत शर्मिंदा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से इलेक्शन जीता क्योंकि उन्होंने वोटों की चोरी की। उनका अब यह कहना है कि वो स्ट्रीट्स पर जाएंगे, सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगे। हुआ यूं था कि नरेंद्र मोदी बनारस से इलेक्शन तो लड़े, लेकिन 1.5 लाख वोट की विक्ट्री मार्जिन से वो जीते, जो कि उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत कम था, क्योंकि 2019 में उसी बनारस से वो करीबन 5 लाख वोट से जीते। इससे भी ज्यादा चिंता का विषय नरेंद्र मोदी के लिए यह है कि हमारे देश में फॉर अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, नॉट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर या इमरजेंसी से बाहर आने वाली इंदिरा गांधी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए यह लोएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री था हमारे देश के इतिहास में। और यह तब हुआ जब 33 नॉमिनेशंस को इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिया था। उनके खिलाफ सिर्फ 7 लोग खड़े हुए थे, तब भी इतनी कम मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीते। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने मदद ना की होती, अगर इलेक्शन कमीशन ने 30-33 लोगों को कैंसिल ना किया होता, तो क्या परिणाम अलग होते? तो चाहे आप लेफ्ट हो, राइट हो या हमारे तरह कॉन्स्टिट्यूशन विंग पर बैठे हो, एक बात तो आप मान लोगे कि किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई भी पार्टी के आप समर्थक हो, इलेक्टोरल वोट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया था। और जहां तक एसआईआर की बात है, यह बात भी साफ हो चुकी है कि यहां भी भर भर कर धांधली हुई है।
अब आते हैं दूसरे एलिगेशन पर जो कांग्रेस लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ये कर रही है एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी। क्या सबूत है हमारे पास कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रही है और बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रही है? उनका सुर एक ही है। सबसे बड़ा प्रूफ हमें इस बात से मिलता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से, जिस ब्रेजननेस से कह रही है कि नहीं देखो, हमारे पास एक डिजिटल ड्राफ्ट था वोटर लिस्ट का बिहार में। अच्छा चलो, हमने बिहार में एसआईआर किया, हमने एक डिजिटल लिस्ट बना दिया जिसको लोग स्कैन कर सकते थे, जिससे लोग गलतियां निकाल सकते थे, जिससे लोग एनालिसिस कर सकते थे। उस डिजिटल ड्राफ्ट को आपने हटाकर नॉन रीडेबल पेपर ड्राफ्ट बना दिया। मैंने आपको एक एक करके चीज डाउनलोड करनी पड़ेगी जो मशीन नहीं पढ़ सकती है। आप ऐसा क्यों करोगे? आप एनालिसिस क्यों नहीं चाहोगे? आप क्यों चीजें छुपाना चाहते हो? आप सच को निकालने का जो प्रोसेस है उसको और मुश्किल क्यों करना चाहोगे? साफ सी बात है, कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आज योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दो लोगों को प्रेजेंट किया कि ये दो लोग हैं जिन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है, जहां तक एसआईआर की बात है, जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लॉयर्स ने कहा कि ये सब क्या कर रहे हो, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, जॉली एलएलबी की शूटिंग थोड़ी ना यहां चल रही है। लेकिन यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, इतना ड्रामा क्यों? अरे भैया, आपने एक एक्सरसाइज किया है, आपने एसआईआर किया है, तो भैया रिपोर्ट सबके सामने आने दो। जब बात यह की गई, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आपने इस डिजिटल डेटा को क्यों बदला है, पेपर में क्यों बदल दिया है, इसका अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। प्रूफ नंबर 2 कि आपने 65 लाख लोगों को बोल दिया कि इनको हमने हटा दिया है, ये मारे गए हैं, खत्म हो चुके हैं, इलीगल थे, मूव आउट कर गए बिहार से, जो भी हो, आपने 65 लाख लोगों को हटा दिया। कोई छोटा नंबर नहीं है ये, 65 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है जिनका वोटर्स ने आपने हटा दिया, जिनका एनरोलमेंट आपने कैंसिल कर दिया, आपने उनको डिलीट कर दिया। तो फिर एडीआर ने जब बोला सुप्रीम कोर्ट में, गुहार लगाई कि अच्छा ठीक है आपने डिलीट किया है तो हमें डेटा दिखा दो, ये कौन है 65 लाख लोग। उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन कह रही है नहीं, आपका हक नहीं बनता है, कोई रूल नहीं है, हम आपको नहीं दिखाएंगे। भाई क्यों नहीं दिखाओगे? अगर लोग मर गए हैं, चले गए, तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? दिखा दो डेटा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो यहां छुपाने की कोशिश हो रही है। प्रूफ नंबर 3, जिस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने 4 इलेक्शन ऑफिशियल्स को वेस्ट बंगाल में सस्पेंड कर दिया इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन के लिए। तो कम से कम क्या हम यह बात मान सकते हैं कि बंगाल में, बंगाल में ममता बनर्जी के बंगाल में धांधली हो रही है? तो अगर बंगाल में धांधली हो रही है तो इस बात को मानना इतना मुश्किल है कि बिहार में धांधली नहीं हो रही है, खासकर कि जब इतना सारा एविडेंस बाहर आ चुका है। क्विंट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने यह पाया कि 40 में से 24 ऐसे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां अगर आप डिलीटेड वोटर्स की संख्या देखो तो वो वहां के विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। सोचो, कुछ ही महीने पहले, 1 साल पहले इलेक्शन हुआ और आज जब आपने वोटर लिस्ट को फिर से चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया जो पुराने वोटर्स थे, तो वो 24 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। इतने लोगों को आपने हटा दिया है, जो कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि भाई 20-25 है, उसी की वजह से बीजेपी पावर में आई है। बेगूसराय का एग्जांपल ले लेते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, भारतीय जनता पार्टी लीडर गिरिराज सिंह यहां से चुने गए थे। जब वो चुने गए थे तो 22 लाख रजिस्टर्ड इलेक्टर्स थे, 22 लाख थे। अब एसआईआर के बाद यह नंबर गिरकर 20,77,000 हो गया है। ठीक है, तो आप मान लीजिए 1,20,000 इलेक्टर्स हट गए, कम हो गए। मजे की बात यह है कि गिरिराज सिंह की जो विक्ट्री मार्जिन थी वो 80,000 के आसपास की थी। तो जितनी विक्ट्री मार्जिन ना थी उससे ज्यादा आपने लोग डिलीट कर दिए। कौन थे ये लोग? ये मरे हुए लोग थे, ये लोग 1 साल में मर गए हैं, ये लोग 1 साल में बाहर चले गए, या फिर ये लोग रजिस्टर्ड थे 2 जगह पे, या ये लोग थे इलीगल। ये सारी जो पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं, जो कि विक्ट्री मार्जिन से भी ज्यादा लोगों को आप डिलीट कर रहे हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि ये लिस्ट कौन है, ये डिलीटेड लोग कौन है। चौथा प्रूफ, फाइनल, इससे भी ज्यादा प्रूफ भी हो सकते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन का गेम तो कम से कम समझ में आ गया। क्योंकि इलेक्शन में जो धांधली होती है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दोगे, 5 साल के लिए पूरा देश खत्म हो जाएगा, 1 वोट आ जाएगा, तो उसके बाद आप किसको पकड़ोगे, कहां जाओगे? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का अब जो एजेंडा है कि इसको जल्दी से पुश किया जाए, कि जल्दी आनंद फानंद में किसी न किसी तरीके से इलेक्शन करा देंगे, उसके बाद तो सारी चीजें हम वैसे भी डिलीट कर देंगे और मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तो अब आते हैं फाइनल सवाल पर,
राहुल गांधी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है कि इसको अंडर ओथ किया जाए, इसको कोर्ट केस बनाया दिया जाए, तो जल्दी से देख लेते हैं कि जब अंडर ओथ जाते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं, तो किस तरीके से हमें जस्टिस मिलता है हमारे देश में, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को हिदायत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसमिस कर दिया एक प्ली, जब इतनी बार कोर्ट पर यह बात गई कि भैया 100% मैनुअल काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स करा दो। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आप ईवीएम से वोट कराना चाहते हो, आप ईवीएम से रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करना चाहते हो, लेकिन रिजल्ट्स आपने आनंद फानंद में डिक्लेयर कर दिया, जल्दी से डिक्लेयर कर दिया, T20 की तरह डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में क्या हम उसको वोटर लिस्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, वीवीपैट से, कि भैया ईवीएम में जो बटन दबा वो आपके प्रिंट आउट से भी आपने चेक कर लिया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, तो कोर्ट ने भी इसकी मान्यता नहीं दी। जब इलेक्शन बहुत क्लोज है तब भी यह प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, तो जो लोगों के माइंड में एक डाउट है वो डाउट तब भी रहेगा। कोर्ट ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने स्टोरेज टाइम फॉर सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 डेज कर दिया, कहा कि नहीं मिसयूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। सोचिए, कांग्रेस ने जब मांगा सीसीटीवी फुटेज तब इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बदल दिए और सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 डेज तक, अरे भैया आप हमें दे दो, हम आपके लिए स्टोरेज कर देंगे। स्टोरेज आजकल इतना सस्ता हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी कारण हेतु सिर्फ 45 डेज तक ही सीसीटीवी फुटेज रखना चाहता था, बाद में जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, और कोर्ट ने कोई मदद नहीं की। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग एडजर्न कर दी। इतने सारे जो कंप्लेंट्स थे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर, अरे आपने तो रूल ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस को होना जरूरी है, एक 3 पैनल बनाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, प्रधानमंत्री होगा, एक न्यूट्रल हम चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कर पाएंगे। सरकार ने रूल बदलकर चीफ जस्टिस को हटा दिया, एक मंत्री अपना लगा दिया, जिससे इलेक्शन कमीशन भाई तोता होगा, जो सरकार चाहेगा उसी का इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फिर आगे कोई कार्यवाही नहीं की, बेसिक स्ट्रक्चर का भी सवाल नहीं उठाया। ना कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने यह पूछा कि ठीक इलेक्शन से पहले, 2024 इलेक्शन से पहले अरुण गोयल क्यों रिजाइन कर गए एज इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि अरुण गोयल तो इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन हैंडल करने वाले थे, लेकिन इलेक्शन का डेट्स अनाउंस होने से 2 दिन पहले वो रिजाइन कर जाते हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला क्यों रिजाइन किए गए, हेल्थ ग्राउंड्स पर तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद पता चलता है सरकार पावर में आती है, अरुण गोयल को एम्बेसडर टू क्रोएशिया भेज दिया जाता है। और ना ही आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है कि जिस तरीके से धांधली होने की कोशिश हो रही थी, फॉर्म 17C के डिटेल्स इलेक्शन कमीशन अपलोड नहीं करना चाहती थी, जो एक लीगली वैलिड चीज है, जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, जो कि पार्टीज फिर अल्टीमेटली खुद करने लगी कि भैया हम ही वोटर डेटा अपलोड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्ले तो है कि राहुल गांधी को बोलो अंडर ओथ आओ, राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाओ, कहीं ना कहीं मजल कर दो, कहीं ना कहीं केस को सब जुडिस बना दो। होगा तो अगर इस केस में कोई प्रोग्रेस तो वो सड़कों पर होगा तो कोई केस तो भाई पीपल्स कोर्ट पे होगा, लेकिन यह भी आसान होने वाला नहीं है। पिछले 1 दशक में मैंने तो कभी आईटी सेल को और गोदी मीडिया को इतना काम करते हुए नहीं देखा कि किसी न किसी तरीके से इस पूरी स्टोरी को दबा दिया जाए, किसी न किसी तरीके से इस पूरी स्टोरी को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, किसी न किसी तरीके से डाइवर्जन क्रिएट कर दिया जाए। और पिछले कुछ दिनों में हमने डाइवर्जन भी खूब देखे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ जंग वगैरह भी हो जाए, क्योंकि एक बात तो हम फॉर सर्टेन कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस इस चीज पर प्रेशर करता रहा, या तो इलेक्शन कमीशन को बदलना होगा, या तो हमारे देश पर कोई भारी आपदा आने वाली है, अस वर्सेस देम, या फिर पाकिस्तान का हमला या कोई आतंकी हमला, क्योंकि यह सिस्टम चेंज करने की बात है, यह सिस्टम को एक्सपोज करने की बात है। और अगर कोई अंधा इंसान भी होगा तो वो सुनकर बता सकता है कि कुछ तो डेफिनेटली गलत हो रहा है हमारे इलेक्टोरल रोल्स के साथ, कुछ तो गलत है हमारे डेमोक्रेसी के साथ, उसको ठीक करने की दरकार है। अगर कांग्रेस प्रेशर डाल पाए, अगर दूसरे भी और ऐसे जो धांधली हुई है वो सामने आ पाए ऑन अ डेली बेसिस, लोगों को याद दिलाया जाए, तो शायद कुछ चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से। या फिर अगर आप इतिहास देखो पिछले 10-15 सालों का, तो एक भारी आपदा, एक बड़ा डाइवर्जन आएगा और फिर हम ये इतना बड़ा स्टोरी है उसे हम भूल जाएंगे।